बंटवारा। आज वेद बहुत खुश है। कमीज एक और पैंट में दबी है तो दूसरी ओर से निकली हुई है। उछलते हुए, नाचते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए वह स्कूल से घर की ओर चला जा रहा है। अपनी मस्ती में बस्ते को लहराते हुए वेद बढ़ा चला जा रहा है। आनंद विहार में उसके घर से एक गली छोड़कर ही स्कूल है। 10 साल का वेद चौथी कक्षा का छात्र है। कल से स्कूल की 2-2.5 महीने की छुट्टी है। आज आखिरी पर्चा था। जैसे ही स्कूल छूटने की घंटी बजी, वेद के पाँव स्कूल में नहीं रुके। उसने घर की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए घर में घुसे वेद ने बस्ता सोफे पर फेंका, पानी की बोतल पलंग की ओर उछाल दी, जिसे तकिए गद्दे ने मिलकर सुरक्षित तरीके से लपक लिया। अरे बाबू, ये क्या है? क्या कर रहे हो? सलीके से रखो सामान। सलाद काट रही माँ सुगंधा ने इतना कहा ही था कि तोप से दागे गए गोले की तरह पहले एक और फिर दूसरा जूता उसके सिर के ऊपर से गुजरा। जूते सुगंधा के पीछे रखे टीवी स्टैंड से टकराए और फर्श पर गिर गए। सुगंधा वेद की खुशी और उत्साह को आश्चर्य से देख रही थी। रोज स्कूल से आकर बिस्तर पर ढेर होने वाला वेद आज मस्ती में इतना चूर कैसे है? वह कुछ और सोच पाती तब तक एक साफ उजला आसमान उसके चेहरे से लिपट गया। वेद ने कमीज उतारकर हवा में उछाल दी थी, जो जाकर सुगंधा के चेहरे से लिपट गई। बेटे को इतना आह्लादित देख माँ का मन भी मयूर हो गया। सुगंधा उठी और वेद को गोदी में उठा लिया। वेद की मस्ती, उसकी अलहड़ता माँ के आंचल में खो गया। मानो तेज आवाज के साथ बह रही नदी समुद्र में जाकर शांत हो गई हो। क्या बात है बाबू, आज तो बड़े मस्ता रहे हो। कल से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए खुश हो? सुगंधा ने वेद का माथा चूमते हुए उससे पूछा। उसे पलंग पर बैठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल खड़ी हो गई। हाँ माँ, कल से स्कूल की छुट्टी लग जाएगी, अब स्कूल नहीं जाना। लेकिन माते, मैं सिर्फ इसीलिए खुश नहीं हूँ, अब मैं गाँव जाऊंगा। दादी के पास आंखें नचाते हुए वेद ने अपनी प्रसन्नता का रहस्य उजागर किया। अच्छा तो ये बात है, हमारे राजा बेटे अपनी दादी माँ के पास जाने की खुशी में झूम रहे हैं, पर बच्चू जाओगे किसके साथ? चाचा जी आएंगे न लेने के लिए? वेद ने सहजता से जवाब दिया। पर चाचा जी तो तुम्हारे पिताजी से झगड़ा करके गए हैं, उनका आना तो मुश्किल लग रहा है। यह बात कहकर सुगंधा ने वेद को उलझन में डाल दिया। कोई बात नहीं माँ, पिताजी मुझे गांव जाने वाली बस में बैठा आएंगे और ड्राइवर अंकल को बोल आएंगे कि मुझे ठीक से गांव पहुंचा दे। वैसे भी बस गांव जाकर ही तो रुकती है। गांव आएगा तो मैं झट से उतरकर दादी के पास चला जाऊंगा। वेद ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब आप जल्दी से मेरा बैग तैयार कर दो। कल की बस से मैं दादी के पास जाऊंगा, वहां खूब मस्ती करूंगा। आपको तो मालूम है दादी मुझसे कितना प्यार करती है। आपको मालूम है वो दादाजी की नजरों से बचाकर टॉफी लाने के लिए मुझे कटोरा भर गेहूं रोज देती है। ठाकुर दादा की दुकान है गांव में, वो गेहूं के बदले भी टॉफी देते हैं। वहां आइसक्रीम भी बिकने आती है और दादी आइसक्रीम के लिए भी मुझे चोरी से कटोरा भर गेहूं देती है। बहुत मजा आता है। और आपको पता है माँ, अपनी दादी ही नहीं बल्कि छोटी दादी, बड़ी बाखर वाली दादी, शहर वाली चाची और दूसरी चाची ताई सब प्यार करते हैं मुझे। किसी के घर भी चले जाओ, मक्खन, लस्सी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कुछ न कुछ खाने पीने को जरूर मिलता है। खूब मजा आता है। मैं मना भी करता हूँ तो चाची दादी जबरन खिला देती है। कहती हैं, शहर में कहाँ मिलगा तुमको शुद्ध ताजा मक्खन, दूध और घी। यही खा पी ले, पढ़ाई में बुद्धि लगती है, न तो ये सब खाना पीना चाहिए।
बाप रे, सब की सब मुझे खिला खिला कर अफरा देती है। गांव में वेद की मौज किस तरह रहती है वह सब माँ को बताए जा रहा है। वेद के दादाजी 4 भाई हैं। चारों के घर एक ही साथ बने हैं, आमने सामने। बीच में चौकोर बाखर परिसर है। सबके चूल्हे चौके अलग अलग हैं, लेकिन सब रहते प्रेम से हैं। चारों भाइयों में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। उनकी घरवालियां भी अमूमन आपस में हिलमिल कर ही रहती हैं। वेद की दादी दूसरे नंबर की है। उनके 2 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं। बड़ा बेटा एमए पास है और शहर में नौकरी करता है, यानी वेद के पिताजी ओम प्रकाश। छोटा बेटा जगदीश यानी वेद के चाचाजी गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभालते हैं। ओम प्रकाश बचपन से पढ़ने में होशियार थे, लेकिन जगदीश हमेशा पढ़ने से जी चुराते थे। वे 3 बार में 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सके थे, जबकि ओम प्रकाश लगातार अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे शहर चले आए। तब से वापस गांव नहीं गए। एमए तक की पढ़ाई पूरी करके शहर में ही एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी हो गए। अब तक दोनों भाइयों के बीच अच्छा तालमेल था, लेकिन जब से छोटे भाई का विवाह हुआ है तब से घर में विवाद बढ़ने लगा है। छोटी बहू बार बार इस बात पर झगड़ा करती है कि उसे और उसके पति को भी शहर में रहना है, जबकि जगदीश समझता था कि शहर में रहना इतना आसान नहीं है। वह उतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उसे शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। शहर में तो रोज पैसा चाहिए, बिना पैसे के वहां एक दिन भी चूल्हा नहीं जल सकता। मकान का किराया, सब्जी भाजी, तेल दूध, यह सब पैसे से ही आता है। गांव में न तो मकान के किराए की चिंता है, न सब्जी भाजी और दूध दही की। शहर में वह यह सब व्यवस्था कहां से करेगा, और फिर खेती भी तो खराब हो जाएगी। बंटवारे के बाद उसके पिता के हिस्से में थोड़ी सी खेती ही तो आई थी। वह तो जगदीश खुद लगकर मेहनत कर लेता है, तो खाने पीने के अलावा साल भर का खर्चा निकल आता है। खेती को मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया तो थोड़ी बहुत आमदनी भी हाथ से चली जाएगी, लेकिन छोटी बहू यह सब समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो बस शहर में रहने की भूख लगी थी। उसकी जुबान बहुत कड़वी है। सास ससुर तो उसके ताने और अपशब्द सुन सुनकर अघा गए थे। अब छोटी बहू की गालियों की परिधि में ओम प्रकाश और उसकी पत्नी भी आ गई थी। छोटी बहू ने गाहे ओम प्रकाश और उसकी पत्नी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। आपसी कलह की लौ धीरे धीरे बढ़कर दावानल हुई जा रही थी, जिसकी चपेट में सुखी परिवार आ गया था। इस मसले पर दोनों भाइयों में भी काफी नोकझोंक हो चुकी थी। फिर भी दोनों भाइयों के बीच मनभेद नहीं था, कटुता नहीं थी, उनमें अब भी प्रेम था। वे इस प्रेम को बनाए रखने का उपाय सोच रहे थे। अरे हम तो वेद और सुगंधा के मधुर संवाद को छोड़कर घर के झगड़े में पड़ गए। आइए वापस चलते हैं वेद और सुगंधा के पास। दूसरे दिन स्कूल जाने की चिंता नहीं थी तो वेद ने दिन भर खूब मस्ती की। दिन कब निकल गया वेद को पता भी नहीं चला। गांव जाने से पहले उसे क्या क्या सामान बाजार से खरीदना होगा, जैसे खिलौने, कपड़े, चॉकलेट और बिस्किट आदि। इसकी सूची बनाने के लिए ही वेद ने कॉपी पेन को एक दफा हाथ लगाया था, वरना तो दिन भर में वेद ने किताब कॉपी की ओर देखा तक नहीं था। सूची बनाने के बाद उसने सोचा कि जब शाम को पिताजी आएंगे तब उन्हें इसे सौंप दूंगा और कल ही सारा सामान खरीदवाकर शाम की बस से गांव चला जाऊंगा। पिताजी के इंतजार में इस सूची को उलटता पुलटता दिन भर का थका हारा वेद कब नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला।
माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो ऑफिस से आ गए क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कल गांव जाना है तो कुछ सामान खरीदना है। कहाँ है पिताजी? जैसे ही नींद खुली वेद ने माँ को आवाज लगाई। पिताजी दूध जलेबी लेने गए हैं, आते ही होंगे। तुम जल्दी से बिस्तर छोड़कर मुंह हाथ धो लो। चद्दर को तह करते हुए सुगंधा ने कहा, जाओ जल्दी ब्रश करके आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। माँ की बातों से अजीब सी उलझन में पड़े वेद ने कहा, इस वक्त दूध जलेबी नाश्ता? दूध जलेबी तो पिताजी सुबह लाते हैं ना, आज शाम को क्यों? ओ भाई, ये सुबह ही तो हो रही है, तुम्हें शाम कहाँ से नजर आ रही है? अरे थोड़ी देर पहले ही तो मैं बिस्तर में लेटा था, पिताजी का इंतजार कर रहा था। तुम अभी नहीं लेटे? कल शाम को सोए थे, रात भर गहरी नींद में सोते रहे। हम लोगों ने तुम्हें रात में खाना खाने के लिए जगाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम उठे नहीं। सुगंधा वेद को समझा ही रही थी कि तभी ओम प्रकाश दूध जलेबी लेकर आ गए। वे रोज सुबह वेद के लिए दूध जलेबी लेकर आते हैं, यह उनका नित्य का नियम है। वेद को भरोसा हो गया कि दूसरे दिन की सुबह हो गई है। जैसे ही उसे ख्याल आया कि आज ही तो उसे गांव जाना है, दूध जलेबी को छोड़कर उसने पिताजी के गले से लटकते हुए कहा, बाजार चलो, कुछ सामान खरीदना है। आपने चाचा जी से झगड़ा कर लिया तो वे मुझे लेने नहीं आ रहे ना। अब आप ही मुझे गांव छोड़कर आओ या फिर गांव जाने वाली बस में बैठा कर आना। अरे भाई, मुझ पर झगड़ा करने का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे चाचा जी ने झगड़ा किया है। ओम प्रकाश ने बच्चे की नजर में खुद को गलत साबित होने से बचने के लिए अपने सफाई दी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे गांव जाना है अपनी दादी के पास। आप छोड़े चलोगे तो ठीक, वरना मैं तो चला जाऊंगा खुद से। मैंने देखा है गांव के लिए बस कहाँ से मिलती है। वेद ने पिताजी के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन बाबू, अब तुम वहां रहोगे कहाँ? तुम्हारी चाची तो तुम्हें घर में ही नहीं घुसने देगी। फिर गांव जाकर क्या करोगे? घर के हालात से बेखबर बालसुकोमल मन वेद को समझाने की कोशिश ओम प्रकाश ने की। ऐसे कैसे घर में नहीं घुसने देंगी चाची जी? मेरी दादी का घर है, मैं तो जाऊंगा मेरी दादी के पास। वेद को समझाना मुश्किल दिख रहा था। वेद बेटा, तुम समझो, बंटवारा हो गया है। ओम प्रकाश बच्चे को यह सब बताना नहीं चाहते थे। उनका सोचना था कि इस सब से बच्चे के मन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, लेकिन अब उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि वेद अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। उसने दादी के पास जाने की ठान ली है, तो फिर उसे रोकना आसान नहीं और ठीक भी नहीं। नजर बचाकर कहीं वह वाकई अकेले ही बस में जाकर न बैठ जाए, फिर इधर उधर कहीं चला गया तो? बंटवारा कैसा? और फिर मैं दादी के पास क्यों नहीं जा सकता? मुझे तो जाना है। वेद समझ नहीं पा रहा था कि ये बंटवारा उसे दादी से मिलने से कैसे रोक सकता है। पिछले हफ्ते जब मैं और तुम्हारी माँ गांव गए थे, तब घर खेती का हिस्सा बांट हो गया। अब तुम्हारी दादी अपने घर यही शहर में आया करेगी। 6 महीने यहाँ और फिर 6 महीने गांव में चाचा जी के पास रहेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही दादी को यहीं लेकर आ जाऊंगा। अब तो गांव जाने की जिद छोड़ दो। ओम प्रकाश ने वेद की आंखों को पोंछते हुए उसे समझाया। अब वह गांव में दादी के पास नहीं जा सकेगा। बार बार यह ख्याल वेद के मन में कौंध रहा था। यही सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो गई। मैं नहीं समझ पा रहा इस बंटवारे को। कोई मेरी दादी को कैसे बांट सकता है? मुझे मेरी दादी चाहिए। मैं गांव जा रहा हूं।
वहीं दादी के पास रहूंगा, यह कहते हुए वेद ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। ओम प्रकाश उसके पीछे भागे। वेद मुख्य सड़क पर पहुंचकर खड़ा हो गया, शायद अपनी दादी के गांव जाने वाली बस के इंतजार में। ओम प्रकाश कुछ भी बोले बिना वेद के पीछे खड़े हो गए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।